सभी साथी को नमस्कार जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस फाउंडेशन पर। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके की क्लास। और झारखंड जीके की क्लास में हम लोग देखेंगे 1000 क्वेश्चन का सीरीज नंबर 16, जो आपके होने वाले एग्जाम जेपीएससी पीटी के लिए काफी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, यहाँ पर सेशन बहुत ही कम समय में हम कराने वाले हैं, तो वीडियो को सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए, पहला सवाल हमने लिया है, कहता है कि किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 2009 में लगाया गया था। दूसरी बार यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कब लगाया गया था, तो जून 2010 में दूसरी बार लगाया गया था और जनवरी 2013 में तीसरी बार लगाया गया था। चलिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। इसके 9 वर्ष बाद यानी 2009 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया पलाश का फूल इनमें से किसका प्रतीक है। राज्य की समृद्धि का, राज्य के अप्रतिम सौंदर्य का, राज्य के ऐतिहासिक धरोहर का, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ये राज्य के अप्रतिम सौंदर्य को दिखाता है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह में कितने वृत्त को दिखाया गया है, तो याद रखिएगा 5 वृत्त को दिखाया गया है। पहले वृत्त में क्या है? पहले वृत्त में अंग्रेजी में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, और हिंदी में लिखा गया है झारखंड सरकार। दूसरे वृत्त में क्या दिखाया गया है? 24 पलाश के फूल, 24 पलाश के फूल दिखाए गए हैं। तीसरे वृत्त में क्या दिखाया गया है? तीसरे वृत्त में 24 हाथी को दिखाया गया है। तीसरे वृत्त में 24 हाथियों को दिखाया गया है। चौथे वृत्त में 48 नर्तक को दिखाया गया है और पांचवें वृत्त में 60 वृत्त को दिखाया गया है। केंद्रीय भाग में क्या है, यदि आपसे पूछ लिया जाए केंद्रीय भाग में क्या है? केंद्रीय भाग में अशोक स्तंभ है। केंद्रीय भाग में क्या है दोस्तों? अशोक स्तंभ है। चलिए अगला कर लीजिए। झारखंड राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर लगभग कितनी है? ग्रामीण साक्षरता दर लगभग कितनी है? 61% है। और झारखंड की कुल साक्षरता दर की बात कर लिया जाए तो 66.41% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? राइट आंसर हो जाएगा कबीर दास ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख झारखंड नाम से किया है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि और कौन कौन से रचनाएं हैं जिसमें झारखंड का उल्लेख झारखंड नाम से किया गया है, तो याद रखिएगा तारीख ए फिरोज शाही, दूसरा तारीख ए बंगला सियार उल मुतखरीन,
जायसी द्वारा जो लिखा गया है पद्मावत, उसमें भी जो है झारखंड का नाम झारखंड ही मिलता है। अकबरनामा में और नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में भी झारखंड का उल्लेख झारखंड नाम से किया गया है। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। देखिए, रांची जिला के किस स्थान से तांबे और लोहे के औजार और बाण के फलक प्राप्त हुए हैं? रांची जिले के नामकुम नामक स्थान से तांबे और लोहे के औजार और बाण के फलक प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? सही आंसर हो जाएगा इच्चागढ़ से प्राप्त हुई है। ये कहाँ है? सरायकेला खरसावां में है। इच्चागढ़ कहाँ है? सरायकेला खरसावां में है। और यह तारा देवी की मूर्ति जो है बौद्ध मूर्ति है, बौद्ध मूर्ति है। इसे किस संग्रहालय में रखा गया है? रांची संग्रहालय में रखा गया है, याद करके रखिएगा। रांची संग्रहालय में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है, हर्यक वंश का वह शासक जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था, वह कौन सा है? देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार था, ठीक है। और यही जो शासक था झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंबिसार। ठीक है, किसके समकालीन था? तो महात्मा बुद्ध के समकालीन था। महात्मा बुद्ध के समकालीन था और बुद्ध का रेजेंट था, संरक्षक था। और इसने बौद्ध धर्म के प्रचार में काफी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दोस्तों। चलिए अगला क्या है देख लीजिए। 1592 में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मान सिंह ने सिंहभूम के किस राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? वो राजा कौन था? वो राजा रंजीत सिंह था। ठीक है, और रंजीत सिंह कहाँ शासन कर रहा था? तो सिंहभूम के पोरहाट में यह शासन कर रहा था। बाद में मान सिंह जो है रंजीत सिंह को अपने रक्षक दल में शामिल कर लेता है। रक्षक दल में शामिल कर लेता है। नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है, रक्सैलों के पलामू में शासन के समय खरवार जनजाति के शासक कौन थे? रक्सैल की यहाँ पर बात कर लिया जाए दोस्तों, सबसे पहले पलामू में रक्सैलों ने ही शासन किया था। ठीक है, और प्रताप धवल जो है खरवार जनजाति के शासक थे। ठीक है, इनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ताराचंडी शिलालेख में मिलता है, याद रखिएगा। ताराचंडी शिलालेख में मिलता है। ताराचंडी शिलालेख में मिलता है। और यह शिलालेख कब का है? 1169 का है। ठीक है, रक्सैल राजपूतों के शासनकाल के दौरान प्रताप धवल जो है पलामू और रोहतास क्षेत्र के एक खरवार राजा थे। रक्सैल और खरवार यानी जो खरवार चेरो से संबंध रखते थे के बीच संघर्ष भी हुआ और वैवाहिक संबंध भी दोनों के बीच यहाँ पर रहे थे। चलिए अगला क्या है, 1771 में किस अंग्रेज अधिकारी ने पलामू के राजा चित्रजीत राय को पराजित कर पलामू पर अधिकार कर लिया था? आंसर कीजिएगा।
1771 में किस अंग्रेज अधिकारी ने पलामू के राजा चित्रजीत राय को पराजित किया और पलामू पर अधिकार कर लिया? वो अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो वो अंग्रेज अधिकारी कैमक था। 1771 में कैमक जो है चेरो राजा चित्रजीत राय को पराजित किया था और पलामू किलों पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद चित्रजीत राय और उसका दीवान जयनाथ सिंह कहाँ पर चले गए थे? तो रामगढ़ चले गए थे। कहाँ जो चले गए थे? तो ये रामगढ़ चल गए थे। इसके बाद गोपाल राय को राजा यहाँ पर बनाया गया और इससे कितनी मालगुजारी वसूल की गई? 4000 रुपया मालगुजारी वसूल यहाँ पर गोपाल राय से की गई थी। चलिए, पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण कब हुआ था? पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1772 में। किस लिए ये विद्रोह पनपा था दोस्तों? जब पहाड़िया जनजाति के जो प्रधान थे उसकी जब हत्या कर दी गई थी तो पहाड़िया जनजाति ने इस विद्रोह को जो है शुरू किया था। ठीक है, और विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व यदि आपसे पूछ लिया जाए किसने किया था, तो याद रखिएगा रमना आहड़ी ने किया था। किसने किया था? रमना आहड़ी ने प्रथम चरण का विद्रोह के नेतृत्व किए थे। चलिए, अगला क्या है? अगला है 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को किस तिथि को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी? देखिए, टिकैत उमराव सिंह की यहाँ पर बात करते हैं तो ये कितने गांव के जमींदार थे? तो ये 12 गांव के जमींदार थे और इसके दीवान कौन थे? शेख भिखारी थे। शेख भिखारी थे। ठीक है, इन दोनों को चतरा से कहाँ लाया गया था? रांची लाया गया था और रांची के टैगोर हिल के समीप जो है फांसी दे दी गई थी। और आज भी इस स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो टुंगरी फांसी के नाम से यहाँ पर इसे जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 जनवरी 1858। चलिए, अगला क्या है? अगला है झारखंड में किस वर्ष द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड मिशन की शुरुआत की गई थी? तो कब की गई थी? 1871 में की गई थी और कुछ डॉक्टरों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। इसे स्टीवेंसन मेमोरियल चर्च भी कहा जाता है। 1929 में इसका नाम बदल दिया गया था और क्या कर दिया गया था? संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड यहाँ पर कर दिया गया था। स्कॉटलैंड कर दिया गया था। चलिए, नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है भारत की आजादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? भारत की आजादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में। कब आयोजित किया गया था? 28 फरवरी 1948 को आयोजित किया गया था। अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? अध्यक्ष जयपाल सिंह को बनाया गया था। जयपाल सिंह को बनाया गया था और इस सम्मेलन में जयपाल सिंह ने किसका विरोध किया था? तो खरसावां गोलीकांड का विरोध किया था। चलिए, अगला क्या है? अगला है साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1834 में।
ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विल्किंसन रूल कब लागू किया गया था, तो ये भी 1834 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक कौन होता है? मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा महतो होता है। और यह महतो जो है संदेश वाहक का काम करता है, संदेश वाहक का काम करता है। नेक्स्ट क्या है? और दोस्तों यहाँ पर आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला कर लेते हैं, पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? पढ़ा राजा कहा जाता है। ठीक है, वैसे मामले जिसका निपटारा महतो नहीं कर पाता है, महतो द्वारा नहीं हो पाता है, तो वैसे विवाद को पढ़ा राजा के पास भेजा जाता है। नेक्स्ट अगला है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन मांझी के आदेश पर किसी को गिरफ्तार कर सकता है? जोगप्राणिक, गुड़ैत, लासिर टंगाए, चौकीदार। राइट आंसर हो जाएगा चौकीदार। चौकीदार देखिए पुलिस की भांति काम करता है, पुलिस की भांति ही काम करता है। ठीक है, और यह किसके आदेशानुसार काम करता है? तो मांझी के आदेशानुसार कार्य करता है। अगला क्या है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में पढ़ा का निर्माण कितने गांव से मिलकर होता है? सही आंसर हो जाएगा 7 से 12 गांव को मिलाकर पढ़ा का निर्माण किया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पढ़ा का हेड कौन होता है, मुख्य प्रमुख कौन होता है, तो याद रखिएगा मानकी होता है, मानकी। ठीक है, और मानकी द्वारा जो सभा आयोजित किया जाता है उसमें मुंडा भी भाग लेते हैं और डाकुआ भी भाग लेते हैं, मुंडा भी भाग लेते हैं और डाकुआ भी भाग लेते हैं। और इसमें जो है सर्वसम्मति से मामले को सुलझाया जाता है, सर्वसम्मति से मामले को सुलझाया जाता है। नेक्स्ट अगला है, ढोकलो सोहर का मंत्री या सचिव निम्नलिखित में से कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा ढोकलो सोहर का मंत्री या सचिव लिखाकड़ होता है। ठीक है, लिखाकड़ राजा को सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में क्या करता है? सहयोग करता है। नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है, किस जनजाति में गांव के प्रधान को गोटिया कहा जाता था तथा वर्तमान समय में यह पद विद्यमान नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खोंड जनजाति के प्रधान को गोटिया कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में इस पद का ह्रास हो गया है, यानी इस जनजाति में जो है खोंड जनजाति में गोटिया का पद अब नहीं है। और इस समय जनजाति में सर्वसम्मति से किसका चयन किया जाता है? तो सरपंच का चयन किया जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से 2 वर्ष पहले कौन सा भूमि सर्वेक्षण किया गया था? देखिए, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कब लागू किया गया था? टेनेंसी एक्ट कब लागू किया गया था? 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था। इसके 2 वर्ष पहले कैडस्ट्रल सर्वे कराया गया था। इस सर्वे का उद्देश्य क्या था? भूमि की सही नाप करना और उसका सीमाओं का निर्धारण करना। ठीक है, काश्तकारों का रिकॉर्ड तैयार करना, उसके अधिकारों का रिकॉर्ड तैयार करना इसका उद्देश्य था। साथ ही साथ आदिवासियों की जो भूमि हड़पी जा रही थी उसका जो समस्या था उसका निदान करना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्या है,
वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है तो उसका लगान चुकाता है, उसे CNT एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? तो उसे भूधारक कहा जाता है, लैंड होल्डर कहा जाता है। ठीक है, लैंड होल्डर का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से होता है जो अपनी या दूसरे की जमीन पर खेती कार्य के लिए वो खेत धारण किए हुए है और उसका नियमित लगान चुकाता है। चलिए अगला क्या है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा के तहत रैयती भूमि का विनिमय किया जा सकता है, यानी एक्सचेंज किया जा सकता है? एक्सचेंज किया जा सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत रैयती भूमि का विनिमय किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 23 के तहत विनिमय किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। यदि कोई रैयत भूमि बदलना चाहते हैं तो उन्हें डिप्टी कमिश्नर को लिखित आवेदन देना पड़ता है। किसे? डिप्टी कमिश्नर को लिखित आवेदन देना पड़ता है। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के किस अध्याय में परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन की चर्चा की गई है? 1, 2, 3 या 4? राइट आंसर हो जाएगा धारा 4 में किया गया है। ठीक है, अध्याय 2 में क्या कहा गया है दोस्तों? अध्याय 2 में कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण से पहले सामाजिक प्रभाव का आकलन करना अनिवार्य है। ठीक है, और धारा 4 में क्या कहा गया? इसके तहत सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन और अध्ययन करने का प्रावधान है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। चलिए अगला कर लीजिए। तो अगला है झारखंड राज्य औद्योगिक पार्क नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? सही आंसर हो जाएगा 2015 में की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में औद्योगिक पार्कों का विकास करना, निजी निवेश को आकर्षित करना और बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। चलिए अगला क्या है? प्रजाति दृष्टि से करमाली जनजाति को किस वर्ग में रखा जाता है? प्रजाति दृष्टि से करमाली जनजाति को किस वर्ग में रखा जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में रखा जाता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में आने वाली जनजाति कौन कहते हैं? संथाल, मुंडा, हो, करमाली, ये सभी जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सादानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सादानों पर जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। बिल्कुल सही है, जैन धर्म का प्रभाव मिलता है। सादान लोग सूर्य और मनसा के उपासक थे, ये भी कथन यहाँ पर सही है। कुछ सादानों पर वैष्णव परंपरा का भी प्रभाव देखने को मिलता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी कथन सही है। नेक्स्ट कर लीजिए। झारखंड की जनजातियों में प्रचलित इनमें से किस आभूषण का संबंध गला से है? हंसली और सिकड़ी का संबंध तो गला से है, ठोसा का संबंध भी गला से है। ठोसा क्या होता है? मोटी धातु से बना होता है और वो आभूषण होता है। ठीक है ना, वो आभूषण होता है। नेक्स्ट अगला है रातू के वर्तमान किले का निर्माण किस वर्ष किया गया था? रातू में जो किला है उसका निर्माण किस वर्ष किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1870 में किया गया था। ठीक है, और इसका निर्माण किसने किया था? तो उदयनाथ शाहदेव ने किया था। उदयनाथ शाहदेव ने किया था। उदयनाथ शाहदेव ने किया था।
तो दोस्तों झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छा लगा होगा। तो यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में 1000 क्वेश्चन का सीरीज नंबर 17 में। तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।